हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में। मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है अपना, ठीक है। आपने देख लिया होगा, समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। चैप्टर पहला चल रहा है अपना 11th क्लास का, ठीक है। तो अपन पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। उसके बाद में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये आज चैप्टर इस मॉड्यूल में फिनिश हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव कहां कहां पाए जाते हैं। आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा कहां कहां पाए जाते हैं, ठीक है। नहीं आया क्या? कुछ बच्चे सोच रहे हो कि आंसर आ गया, कुछ सोच रहे नहीं आया, तो उसको रिवाइज करें पीछे वाले को। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो जीव हैं वो गर्म जल के झरनों में, ठंडे पानी की झीलों में, अलवड़ीय जल, लवड़ीय जल, जीव के शरीर के अंदर, बाहर, पर्वत, गोलास, रेत के टीले, जहां पर आप सोचेंगे उन सभी जीवों पर, सभी जगह पर वो जीव स्थित, ठीक है। फिर मैंने आपको जीव विज्ञान के बारे में बताया। जीव विज्ञान की शाखाएं बताई, 2 शाखाएं होती हैं, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया, जीव क्या है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, किन गुणों के आधार पर अलग किया, वृद्धि, जनन, उपापचय और उत्तेजनशीलता, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने वृद्धि के बारे में भी डिटेल में पढ़ा। वृद्धि के बारे में 1 करोड़ की बात आपको बता दूं, सच में तो बता देता हूं मैं। यानी जो जीव अंदर और बाहर, आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों प्रकार से वृद्धि करते हैं, वो होते हैं सजीव, और जो केवल बाहरी रूप में वृद्धि करते हैं वो होते हैं निर्जीव। जैसे पर्वत, गोलास, रेत के टीले, इनमें केवल बाहरी रूप में वृद्धि होती है। और जो सजीव हैं, जैसे हम, मनुष्य, शेर, बाघ, चीता, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, उनमें क्या होता है, अंदर और बाहर दोनों प्रकार से वृद्धि होती है। तो उसका यानी टोटल वेट बढ़ता है। उसके बाद जनन की बात की। जनन क्या है, सजीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है, ठीक है। जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक परिभाषा याद कराई थी, दूसरी अपने आप याद हो गई होगी और आपको ये याद होगा, ठीक है। जिसमें अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक संलयन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन नहीं होती है, अलैंगिक जनन, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर मैंने आपको इसमें अपवाद भी बताए थे कि कुछ मनुष्य, ठीक है, श्रमिक, बंध्य कामगार, मधुमक्खी, मानव, युगल, अनुर्वर, खच्चर, ये जनन क्रिया नहीं करते हैं लेकिन फिर भी सजीव हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उपापचय के बारे में बताया था। जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है सजीवों में। उपापचय 2 प्रकार का है, अपचय, उपचय। उसके बाद आपको मैंने फिर बताया था उत्तेजनशीलता के बारे में। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं, विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती है। पृथ्वी पर 1.7 से 1.8 मिलियन, या लाख में बात करें तो 17 से 18 लाख पादप और जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं, और भी अन्य जातियों की भी खोज शेष है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वर्गीकरण पढ़ाया था। समानता और असमानता के आधार पर जीवों को जाति वृत्तीय श्रेणियों में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। उसके बाद आपको वर्गीकी पढ़ाई थी। उसके बाद में आपको वर्गीकी संवर्ग पढ़ाया था। वर्गीकी संवर्ग क्या होता है, यानी वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, इसमें कई पदानुक्रम सोपान होते हैं। यहाँ सोपान पद या वर्ग को दर्शाता है, अर्थात वर्ग की समस्त वर्ग की व्यवस्था है, जिसे हम वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से उसके बाद में फिर आपने वर्गक या टैक्सॉन पढ़े, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। जातियों में सबसे ज्यादा समानता होती है और जगत में समानताएं बहुत कम, यानी नीचे से ऊपरी स्तर पर समानताएं कम होती जाती है, ठीक है। और फिर जीवों को लक्षणों के समूह में समानता के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया। जाति है, फिर वंश में रखा गया समान लक्षणों वाली जातियों को, फिर वंश में से कुल में रखा गया, फिर गण में रखा गया, फिर, ठीक है, वर्ग, संघ और जगत में। फिर आपको मैंने बताया था कि जो जगत है वो 2 है, पादप जगत और जंतु जगत। सभी पादपों को प्लांटी जगत में, ठीक है, सभी जंतुओं को एनिमेलिया जगत में रखा गया है। उसके बाद मैंने आपको कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम के बारे में चर्चा की थी। जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ बताए थे आपको। घरेलू मक्खी का बताया था, मनुष्य का बताया था, गेहूं का बताया था और
आम का बताया था, ठीक है, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, उसको आप रिवाइज भी कर लें। उसके बाद हमने कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम की चर्चा की थी, जैसे खरगोश के बारे में। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ऑस्ट्रेलेगोक्यूनिकुलस, ठीक है। मोर का पेवो क्रिस्टेटस, कुत्ता कैनिस फेमिलिस, ठीक है। और उसके बाद फल मक्खी का ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ठीक है। और हम बात करें मटर के बारे में, बात कर ले, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। मेढक की हम बात करें, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना, ठीक है। तो ये है इनके वैज्ञानिक नाम, राना टिग्रीना, मटर का है पाइसम सेटाइवम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस प्रकार से आप उसके वंश को और जाति को बता सकते हैं। पहला शब्द वंश का, दूसरा जाति का। मैंने आपसे पूछा मेढक की जाति बताओ, बोलो सर टिग्रीना। वंश बताओ, सर राना, ठीक है। तो इसी प्रकार से मटर का सेटाइवम जाति, पाइसम वंश, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो आज बात करेंगे वो हेडिंग वर्गीय सहायता साधन, यानी वर्ग की सहायता साधन क्या होते हैं और इनकी हमें आवश्यकता क्यों है। वर्ग की सहायता साधन, वर्ग की सहायता साधन है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करें वर्ग की सहायता साधन में जीवों के वर्गीकरण के लिए आधुनिक उपकरणों से, ठीक है, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है? आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूसरी बात, प्रयोगशाला में ठीक है, यानी प्रयोगशाला में क्या होना चाहिए? पादपों और जंतुओं के नमूने होने चाहिए, ठीक है। पादप और जंतुओं के नमूनों से क्या होगा? पादप और जंतुओं के नमूने होंगे तो उससे क्या है, आपको अध्ययन में क्या मिलेगी? सहायता, ठीक है। तीसरी बात, ठीक है, यानी नमूनों का अध्ययन करना है। जो प्रयोगशाला में उपस्थित नमूने हैं तो नमूनों का अध्ययन कर उनका विश्लेषण करना चाहिए और उनके विश्लेषण के आधार पर जीवों का क्या करना चाहिए? वर्गीकरण, ठीक है। तो जीवों का वर्गीकरण करना चाहिए। अगली जो बात है वो है भविष्य में अध्ययन करने के लिए अब पादप और जंतुओं की कुछ जातियां ऐसी होती हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देती है। पहले पुराने समय में पादप और जंतुओं की अनेक जातियां पाई जाती थी जो इस समय में नहीं पाई जाती हैं, और आगे आने वाले समय में बहुत सी जातियां विलुप्त हो जाएंगी पादपों की और जंतुओं की, तो आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको नहीं देख पाई। तो इसमें उनको क्या करना चाहिए? प्रयोगशाला में पादप और जंतुओं के जो नमूने हैं उनको सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या फायदा मिलेगा
कि सुरक्षित जो नमूने होंगे उनसे अध्ययन में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो प्रयोगशाला में ठीक है, ये है आपके वर्ग की सहायता साधन। इसमें हम चर्चा करेंगे, ये पॉइंट है इसमें। सबसे पहले क्या करना है, जीवों के वर्गीकरण के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है सबसे पहले। ठीक है, प्रयोगशाला होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रयोगशाला में पादप और जंतुओं के नमूने होने चाहिए जिससे अध्ययन में सहायता मिलेगी। ठीक है, अध्ययन कर सकेंगे। अगली बात, प्रयोगशाला में जो नमूने हैं उनका अध्ययन कर उनके विश्लेषण के द्वारा, पहले अध्ययन किया नमूनों का, उनका फिर विश्लेषण किया और उस विश्लेषण के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, अगली बात, प्रयोगशाला में पादप और जंतुओं के नमूनों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सुरक्षित क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि उससे आने वाले जो समय में अन्य पीढ़ी आएंगी वो उनका आसानी से अध्ययन कर सके। ठीक है, तो इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने पादप और जंतुओं के नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए नई नई तकनीकियां या नई नई विधियां या नए नए साधन उपलब्ध कराए हैं, वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, कौन कौन सी विधि है जिनके आधार पर हम सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने पादप और जंतुओं के नमूनों को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तकनीकें विकसित की हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम हर्बेरियम क्या होगा? देखिए, पादपों के एकत्र नमूनों को दबाकर, सुखाकर, किस पर? कागज की शीट पर। ठीक है, कागज की शीट पर दबाकर, सुखाकर परिरक्षित करना। परिरक्षित करना क्या कहलाता है? हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, यानी पादप के एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर दबाकर, सुखाकर परिरक्षित करना हर्बेरियम कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार, विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार उस पर एक लेबल लगा होना चाहिए। ठीक है, इस लेबल पर क्या क्या होगा वो यहाँ पर आप देखें। विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार क्या होता है, इसमें इस पादप को व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, और व्यवस्थित करने के बाद उस पर एक लेबल लगा होगा जिस पर पादप का वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम, जाति, वंश, कुल और खोज करने वाले व्यक्ति का नाम। ठीक है, आदि ये क्या होने चाहिए, ये लिखे होने चाहिए। ठीक है, जो लेबल लगा हुआ है जिस पर, यानी विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार इनको वर्गीकृत किया जाएगा, इसमें एक लेबल लगा होगा जिसमें वैज्ञानिक नाम होगा, उसका अंग्रेजी नाम होगा, पादप की जाति क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है और उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, और दिनांक कब की थी। ठीक है, ये इस पर लिखा होना चाहिए जिससे
क्या होगा, इसके अध्ययन में क्या हो जाएगी, सुविधा। ठीक है, जिससे इसके अध्ययन में क्या मिलती है, सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये है हर्बेरियम। पादपों के एकत्रित नमूनों को कागज की शीट पर दबाकर सुखाकर प्रदर्शित करना हर्बेरियम कहलाता है। विश्वव्यापी वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार इसे व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, इसमें एक लेबल लगा रहता है जिस पर वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम किसका, पादप का। ठीक है, जाति, वंश, कुल, खोज करने वाले व्यक्ति का नाम, यानी उसकी खोज किसने की और दिनांक कब की थी उसको लिखा जाना चाहिए। इससे क्या होगा, इस पादप के अध्ययन में सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर हर्बेरियम फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वनस्पति उद्यान के बारे में। वनस्पति उद्यान, देखिए वनस्पति उद्यान क्या होते हैं, ये एक तो हर्बेरियम था, वहां पर क्या था, वहां पर तो पादप का नमूना एकत्रित किया उसको लगा दिया, यानी सूखा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर वनस्पति उद्यान में जीवित पादपों को रखा जाएगा। ठीक है, वहां पर जीवित पादपों को रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ऐसे स्थान जहां पर पादपों को उगाकर संरक्षित किया जाता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसे स्थान है जहां पर पादपों को उगा करके उसका संरक्षित किया जाएगा, उनको ध्यान रखा जाएगा, उनकी देखरेख की जाएगी, उन्हें हम कहते हैं वनस्पति उद्यान। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी प्रत्येक पादप पर एक लेबल लगा रहता है। ठीक है, इस लेबल पर क्या होता है, पादप का वैज्ञानिक नाम, ठीक है, अंग्रेजी नाम, वंश, जाति, खोज करने वाले वंश जाति। ठीक है, ये यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। इससे क्या होता है, जैसे प्रत्येक पादप पर एक लेबल लगा रहेगा, उस पर पादप का वैज्ञानिक नाम होगा, अंग्रेजी नाम होगा, वंश और उसकी जाति होगी, जिससे कोई व्यक्ति वहां पर जाएगा तो उसको अध्ययन में क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी। अध्ययन में क्या मिलेगी, सुविधा। ठीक है, उसको पूछने की जरूरत नहीं है कि ये पादप का नाम क्या है। ठीक है, वहां पर सीधा जाएगा, पादप पर लेबल लगा हुआ है, उसको आसानी से पढ़ेगा। ठीक है, और आसानी से उसको उसका वैज्ञानिक नाम पता चल जाएगा, अंग्रेजी नाम पता चल जाएगा। ठीक है, उसकी जाति क्या है, वंश, ये सब पते चल जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये होते हैं वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन, इंडिया में, कोलकाता में। ठीक है, तो वनस्पति उद्यान है। कुछ प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान कौन कौन से हैं उनको मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहला है इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, यह हावड़ा में, कोलकाता। ठीक है, अब ये तो बताइए आपको कोलकाता कहां पर है, भारत में। ठीक है, तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है हावड़ा, कोलकाता, भारत। दूसरा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दूसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। और आपका जो लास्ट है वो है बॉटनिकल गार्डन क्यू, बॉटनिकल
गार्डन क्यू, ठीक है। ये जो बॉटनिकल गार्डन क्यू है ये है इंग्लैंड में। ये आपको प्रसिद्ध जो वनस्पति उद्यान है, बड़े वनस्पति उद्यान है, वो आपको बताए गए हैं, ठीक है। पहला इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कोलकाता में स्थित है भारत में। दूसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर पादपों पर रिसर्च भी की जाती है, ये आपका लखनऊ में, ठीक है, ये भी भारत में है। तीसरा है बॉटनिकल गार्डन क्यू। बॉटनिकल गार्डन जो क्यू है ये भी अच्छा है, वनस्पति उद्यान है, बड़ा है, और ये कहां पर स्थित है? इंग्लैंड में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पर कि वनस्पति उद्यान है वहां क्या होता है, यानी पादपों को संरक्षित करके रखा जाता है, उस पर एक लेबल लगा रहता है और लेबल पर क्या होता है ये सब समझ में आपको आता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे संग्रहालय के बारे में। संग्रहालय, ठीक है। तो देखिए संग्रहालय क्या होते हैं? संग्रहालय होते हैं यानी शैक्षिक संस्थानों में, यानी यहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का है या शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, ठीक है। शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज में इनमें क्या होता है, यहां पर ऐसे स्थान जहां पर पादप और जंतुओं के नमूनों को क्या किया जाएगा? एकत्रित कर उन्हें परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। परिरक्षित किया जाएगा किसमें? फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में परिरक्षित किया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं? सूखते नहीं, खराब नहीं होते हैं। तो यानी संग्रहालय क्या होते हैं? शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेजों में पाए जाने वाले ऐसे स्थान जहां पर पादप और जंतुओं के नमूनों को परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में परिरक्षित किया जाता है, जिन्हें हम कहते हैं संग्रहालय, यानी ऐसे स्थान जहां पर पादप और जंतुओं के नमूनों को फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में परिरक्षित करके रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम संग्रहालय, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में क्या होता है? ये खराब नहीं होते हैं, लंबे समय तक रखे रहते हैं, ठीक है। तो छोटे जंतु होते हैं, छोटे जंतु और पादप, छोटे जंतु और पादप, इनको तो फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में परिरक्षित कर देते हैं, लेकिन कुछ बड़े जंतु हैं, ठीक है, जैसे हम बात करें बड़े पक्षी हैं, ठीक है। अब बड़े पक्षी हैं और अन्य स्तनधारी हैं, इनको क्या किया जाएगा? इनके आंतरिक अंगों में रसायन युक्त रुई भरकर, ठीक है, रसायन युक्त रुई भरकर के इन्हें परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। जैसे आहार नाल है, तो आहार नाल के अंदर अंदर क्या करेंगे? रसायन युक्त रुई भर दी जाएगी, और रसायन युक्त रुई भरने से क्या होगा? ये खराब, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको संग्रहित किया जाता है या परिरक्षित किया जाता है। आपकी समझ में आ गया होगा संग्रहालय क्या होते हैं, यानी प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, जहां पर इनको रखा जाता है स्कूल विद्यालय में, ठीक है, स्कूल या कॉलेज में। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। शैक्षिक संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज में ऐसे स्थान जहां पर पादप और जंतुओं के नमूनों को फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में परिरक्षित करके रखा जाता है, उन्हें हम संग्रहालय कहते हैं।
छोटे जंतु और पादपों को फॉर्मेल्डिहाइड के विलेन में परिरक्षित कर देते हैं। बड़े पक्षी एवं अन्य स्तनधारियों को रसायन युक्त रुई भर करके इनके अंगों में परिरक्षित किया जाता है, जैसे आहार नाल के अंदर रसायन युक्त रुई भर दी जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं प्राणी उपवन या चिड़ियाघर के बारे में। प्राणी उपवन या चिड़ियाघर क्या होते हैं? देखिए, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर ये क्या है? ऐसे स्थान जहां पर जीवित अवस्था में जंतुओं को रखा जाता है। ठीक है, और इनकी देख रेख की जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे स्थान है या इनको हम मान लें कृत्रिम आवास। कृत्रिम आवास यानी स्वयं उनके नहीं है। ठीक है, यानी जो प्राणी है उनके आवास नहीं है, उनको अलग आवास बना करके कृत्रिम आवास बना के उसमें रखा जाता है, उनकी देख रेख की जाती है। जैसे शेर को आपने देखा होगा चिड़ियाघर में, और भी अन्य जानवर भी रहते हैं, तो ये उनके कृत्रिम आवास है। अब शेर ऐसा थोड़ी है कि वही रहता है, जंगल में रहता है वैसे तो, लेकिन ऐसे कृत्रिम आवास जहां पर उनको जीवित अवस्था में रखा जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, ऐसे स्थान क्या कहलाते हैं? प्राणी उपवन या चिड़ियाघर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर जाने वाले जो अन्य लोग हैं तो उनको उनके आवास, भोजन, ठीक है, अन्य जानकारियां मिलती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी अन्य जीव विद्यार्थी जैसे देखने के लिए जाते हैं, अन्य लोग देखने के लिए जाते हैं, तो वहां पर मनुष्य की देखरेख में उसके आवास की, भोजन की और अन्य उसकी जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो उनको मिलती हैं। जैसे शेर है तो वो क्या खाता है, ठीक है, किस प्रकार से आवास उसका रहता है, तो ये सारी चीजें, अन्य जो पक्षी हैं वो कैसे आवास में हैं, क्या खाते हैं, तो ये सारी चीजें, ये अध्ययन की सुविधा यहाँ पर मिलती है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर में। ठीक है, इसलिए इनको यहाँ पर रखा जाता है। चलिए अब हम अगले पॉइंट पर बात करेंगे कुंजी या चाबी के बारे में। कुंजी या चाबी क्या है? ठीक है, यानी कुंजी या चाबी, इसको देख लेते हैं हम, इसका क्या महत्व है यहाँ पर। अन्य साधन सहायक सामग्री है अध्ययन के लिए, इससे जीवों के वर्गीकरण में सहायता मिलती है। ठीक है, इसमें दो विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न। ठीक है, इसमें से कुंजी एक को तो कर देगी मान्य, ठीक है, यानी ये सही है, और एक को क्या कर देती है? अमान्य। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कुंजी या चाबी जो है ये एक अन्य अध्ययन सामग्री है या सहायक सामग्री होती है जो यानी वर्गीकरण में सहायता करती है। इसमें जीवों के वर्गीकरण के लिए
जैसे किसी में दो विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, तो विपर्यासी लक्षण है तो उसके द्वारा पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो उन दोनों में से एक लक्षण को मान्य करेगी, एक लक्षण को अमान्य कर देती है। जैसे आपके पास में दो लॉक हैं, ठीक है, ताले तो आप जानते हैं लॉक जो लगते हैं, अब एक चाबी है, तो दोनों में से अब दोनों ताले अलग अलग हैं, उसमें से चाबी एक ताले की है तो दूसरा ताला अलग होगा, तो उसको लगा के देखोगे तो एक तो खुल जाएगा, वो तो मान्य होगा, और जो दूसरा नहीं खुलेगा वो अमान्य होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक, ठीक है, तो इसमें अध्ययन के लिए क्या होता है, उसमें सुविधा मिलती है। तो प्रत्येक कथन के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है, जैसे जाति है, वंश है, कुल है, गण है, इनके लिए अलग अलग वर्ग कुंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके द्वारा कुंजी से क्या होता है, उसके वर्गीकरण में आसानी हो जाती है, ठीक है, उससे वर्गीकरण जीवों का आसानी से हो जाता है। तो ये है कुंजी या चाबी। तो जीवों के वर्गीकरण में सहायता मिलेगी और अन्य सहायक अध्ययन सामग्री है। और इसके बाद हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है मोनोग्राम, ठीक है। अन्य विधियां हैं, अन्य विधि कौन कौन सी है वो देखें। अन्य विधियां, पहला है, ठीक है, मोनोग्राम। मोनोग्राम क्या होता है, ठीक है, मोनोग्राम ये क्या होता है, इससे किसी क्षेत्र में पाए जाने वाला कोई एक विशेष क्षेत्र ले लेते हैं, तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले टैक्सॉन, इस टैक्सॉन की संपूर्ण जानकारी होती है इसमें, ठीक है, क्या होती है, संपूर्ण जानकारी होती है, ठीक है। यानी मोनोग्राफ क्या होता है, इसमें यानी इसके द्वारा जो मोनोग्राफ है उसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि किसी एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले टैक्सॉन की संपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो टैक्सॉन में जाति, वंश, कुल ये सब आ जाते हैं, तो इनकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, उसे हम कहते हैं मोनोग्राम, ठीक है। जैसे एक विशेष क्षेत्र ले लो, कोई भी एरिया, वहां पर कौन सी जाति है, कौन सा वंश है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जिससे मिलेगी वो होता है मोनोग्राम, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे फ्लोरा के बारे में। फ्लोरा क्या होता है, देखिए ऐसे ही जैसे मोनोग्राफ है ऐसे ही फ्लोरा है। तो फ्लोरा में क्या होता है, इसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली पादपों की संपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। फ्लोरा में क्या है, इसके द्वारा किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों की संपूर्ण जानकारी होती है, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नियम पुस्तिका के बारे में। नियम पुस्तिका क्या होती है, फ्लोरा में यानी पादपों की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पादप है, तो कौन कौन से पादप है, जाति, वंश क्या है, उनका संपूर्ण जानकारी उसमें मिलती है, ठीक है, फ्लोरा। अब है नियम पुस्तिका। नियम पुस्तिका, देखिए नियम पुस्तिका में क्या होता है, इसके द्वारा विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पादप हैं, तो पादप की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र पाए जाने वाले पादपों की संपूर्ण जानकारी, यानी उनका जाति क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है, संघ क्या है, गण क्या है, ये संपूर्ण जानकारी मिलती है, इसे हम कहते हैं नियम पुस्तिका, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें उसके क्षेत्र की भी जानकारी मिलती है कि ये कहां पर पादप पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से नियम पुस्तिका होती है, यानी फ्लोरा में तो पादप के क्षेत्र की जानकारी मिलेगी कि कहां पर स्थित है, ठीक है, कि कौन सा पादप कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, वो तो फ्लोरा के द्वारा मिलेगी। और यहाँ पर किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों की जाति क्या है, वंश क्या है, कुल क्या है,
गण क्या है, संघ क्या है और कौन सा क्षेत्र, ये संपूर्ण जानकारी मिलती है नेम पुस्तिका के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, जीव जगत यहाँ फिनिश हो गया। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, ठीक है, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी। तो पहले हम पढ़ाएंगे जूलॉजी को, उसके बाद पढ़ाएंगे बॉटनी को। ठीक है, यहाँ पर जीवों का वर्गीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया कि किस प्रकार से जीवों को वर्गीकृत किया जाता है, द्विनाम पद्धति किसने दी थी। ठीक है, वैज्ञानिक नाम में कौन सा वंश का शब्द है, कौन सा जाति है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिल गई। इसके बाद हम पहले जूलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जूलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी हो जाएगी, उसके बाद फिर आप बॉटनी को तैयार करोगे। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।